अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर हमारी खुसूसी नशियात मेरा घर मेरी जन्नत। घर रहिए, महफूज रहिए। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अली। और नादिया इससे पहले भी आपका साथ दे रही थी ट्रांसमिशन में। तसव्वुर ज़मान मौजूद थे और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बदलती हुई सूरत हाल, इसके असरात, और अब चूंकि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, बाकायदा तौर पर कल पहला रोज़ा होगा मुल्क भर में, तो इस हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें जो फैसले हुए हैं उस हवाले से भी हम आपको आगाह कर रहे हैं। और उस पर जो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो इकदाम हैं उन दोनों को बैलेंस किस तरह से किया जाए, इस हवाले से भी हम बात करें। तो नादिया, काफी अच्छी पेशरफ्त है और आज बड़ी जो अहम न्यूज ब्रीफिंग थी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की, कि जिस तरह से लोगों ने सॉरी हम इसको डिटेल करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात कर लेते हैं, पीएसपी के चेयरमैन। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। मुस्तफा कमाल साहब, जो सिंध की सूरत हाल है, लोग बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हुए हुए। वो कहते हैं कि जी वफाक की पॉलिसीज कुछ हैं, सिंध की पॉलिसीज कुछ हैं। वफाक कहता है स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, सिंध कहता है मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। दूसरी तरफ जो मैं आपका भी एक जगह पर देख रही थी कि सिंध पुलिस ने भी जो आम आवाम है उनके साथ भी उनका सुलूक कुछ बड़ा नारवा है। लॉकडाउन में लोग निकल रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, घरों पे भेज रहे हैं। ये मामला चल क्या रहा है सिंध में, खुसूसन शहर कराची में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी वफाकी हुकूमत और हमारी सूबाई हुकूमत में जो एक मिसिंग लिंक है वो उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है। और मैं पिछले 1.5 महीनों से ये कह रहा हूँ बड़े मुअद्दबाना तरीके से कि देखिए, वजीर आजम साहब जो भी ऐलान करें या वजीर आला साहब जो भी ऐलान करें, उसको इम्प्लीमेंट नीचे कौन कराएगा? दुनिया भर में जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट होती है, जो कि लोकल गवर्नमेंट होती है, जो कि काउंसलर जो कि हर गली में मौजूद होता है, हर गांव में मौजूद होता है, वो अथॉरिटी होती है जिसका डायरेक्ट अवाम से ताल्लुक होता है। क्योंकि आपको बड़े सख्त फैसले करने हैं और उन फैसलों को अवाम की रजा के साथ इम्प्लीमेंट कराना है। ये फैसले सिर्फ और सिर्फ टीवी पे आकर अपना ऐलान करने से ये फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। इसी वजह से जो आपने मिसाल दी कि आपने बात की कि पुलिस वालों के साथ, आप देखें कि एक कपल जा रहा है, बच्चा गोद में है उनके, और वो उनको ऑर्डर, पुलिस वालों को ये ऑर्डर है, पता नहीं किसने उनको ऑर्डर दिया है कि वो उस कपल को उतार कर उस बाइक की हवा निकाल दें। अब इमेजिन करें कि लॉकडाउन की वजह से तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं, तमाम जो रिपेयर करने की शॉप्स बंद हैं। अब उसकी आप हवा निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल की और उसको डंडे मार रहे हैं उसकी औरत के सामने। अब वो पैदल लेकर बच्चे के साथ कहां जाएगा? तो कोई तो शॉप ही नहीं खुली जहां से वो हवा भरवा ले। तो ये एक दो के साथ में ये मंजर सब लोग देख रहे। तो ये वो उस मिसिंग लिंक की वजह से मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले दिन ही तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की अनकंडीशनल सपोर्ट की है, आज तक करता हूं। अब इससे कि हुकूमत वक्त का इस वक्त साथ देने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त को कुछ आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने हैं, जिसका कि मैंने आपको जिक्र किया कि ये नहीं होगा। इसकी वजह से क्यों से सारा, और अभी प्रॉब्लम बढ़ी ही नहीं है, अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है। मुस्तफा कमाल साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये वो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो अवाम की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा कर रहे हैं और जिनको कहीं पर भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। अब जो मामला है कराची के लोगों का, एक बहुत बड़ी आबादी है और जो लोकल ट्रांसमिशन के जो केस हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि अभी तो प्रॉब्लम शुरू होनी है। तो अवाम में कितना संजीदगी आप देख रहे हैं, ताजे बरादरी है, उसके अपने कंसर्न्स हैं, बड़ी रिजर्वेशंस हैं। अवाम, मैं कुछ क्लिप्स और कुछ वीडियोस, पिक्चर्स भी देख रही थी कि कराची में अभी तक उस संजीदगी से अवाम नहीं ले रही। शायद वजह यही है कि जो गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसका इतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है वहाँ की अवाम के साथ, और लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो है उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा अगर अवाम पे जाना है और उसकी पल्स पे हाथ रखना है। पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख काउंसलर्स और यूसी नाज़मीन हैं। मैंने 2 बातें की हैं, 2 अर्ज कर रहा हूं, आपके सामने भी करता हूं कि सबसे पहले तो उनको जो है वो किसी भी कानून के तहत एक दिन के अंदर किसी भी ऑर्डिनेंस के जरिए, सदर के ऑर्डर के जरिए उन 1.5 लाख लोगों को जो कि उन्हीं गलियों से मुंतखब हुए हैं, जिनका डायरेक्ट हर 4 गली पे एक काउंसलर होता है,
एक तो उनको एक्टिवेट करें, फिर हम उनके ऊपर भी सिर्फ नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात मैंने ये बात की कि भाई पाकिस्तान के सारे लीडरों को, सियासी पार्टी के हेड्स को बुलाकर कहा जाए कि टीवी पे आओ और कहो कि तमाम तुम्हारे जितने भी वर्कर्स जिस जिस इलाके में रहते हैं वो इन यूनियन काउंसिल्स के नाज़मीन और काउंसलर्स के पास जाकर अपने आप को सरेंडर करें और अपनी खदमात पेश करें। मैंने ये ऑफर की कि सबसे पहले ये ऐलान मैं करता हूं, जबकि यहाँ पर कराची हैदराबाद में हमारे बदतरीन सियासी मुखालफिन है, फिर भी मैं ये ऐलान करने के लिए तैयार हूं। होगा ये कि जब हर मोहल्ले के लेवल पे तमाम सियासी पार्टियों के ऊपर एक एक बंदे की कमेटी लोकल लेवल पर बन जाएगी, फिर जब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर करेंगे कि भाई आपको मस्जिदें बंद करवानी है, खानकाएं बंद करवानी है, मार्केट बंद करवानी है, ये मसाइल है, तो ये आपका काउंसलर उन 4-4 गलियों पे लोगों को राजी कर रहा होगा, लोगों को कन्विंस कर रहा होगा, हुकूमत की बात को रियल सही मायनों में इंप्लीमेंट कर रहा होगा। अभी क्या हो रहा है कि आप ऐलान कर देते हैं, नीचे वालों से किसी का कांटेक्ट है नहीं, लोग तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह रही हैं, चलती हैं, तो इस तरह से भी कंफ्यूजन है और लोग समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता आप उनके खिलाफ कोई अमल कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब, वैसे अगर हम देखें, आप जैसे आपका किरदार रहा है कराची के पॉलिटिक्स में भी और कराची को और सिंध को आप बड़े अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप नहीं समझते कि अब सिर्फ ऐलान से आगे बढ़ना होगा हमें? जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं अब उसका अमल हम खुद शुरू कर दें। आप जैसे आप लीडर हैं, आप पीएसपी आपकी पार्टी है, आप उसको लेके आगे आ सकते हैं और कोऑर्डिनेशन के लिए आप राब्ते कर सकते हैं, जो लोग गैप है उसको फिल इन करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हमने किसी के ऐलान की वजह से मैं रुक कर नहीं बैठा। हम क्या कर सकते थे, हम लोगों तक इमदाद पहुंचा सकते थे। अपनी मदद आपके तहत हम हजारों घरों में इमदाद जा रही है, मुसलसल जा रही है और डोर स्टेप पे जा रही है। मैं जो बात कर रहा हूं उसमें आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। सिर्फ भाई हम वहां पर आपके पास किस कैपेसिटी में जाकर आप किस कैपेसिटी में जाकर, अगर फर्ज करें मैं कोई जाकर लोगों को कुछ जाकर हम कारकुनों के जरिए कन्विंस करते हैं, बात समझाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो उसके बरखिलाफ वहां पर कोई और दूसरा ऐलान कर रही होती है, ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम होता है, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत आसान होता है कि बोलना कि जी हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं तो मुझे तो अथॉरिटी चाहिए होगी और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को एक्टिवेट करना होगा। मुस्तफा कमाल साहब, आपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, अगर सिर्फ पूरे सिंध की आबादी 5 करोड़, कराची की आबादी 2 से 2.5 करोड़ या शायद 3 करोड़ तक भी कुछ लोग का एक वो है, मुझे बताएं कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिंध गवर्नमेंट ने जो भी अपना तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया हुआ है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितने जरूरतमंदों को वाकई तौर पर राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रमजान मुबारक शुरू हो रहा है, हर घर में राशन की जरूरत है, जाहिर सी बात है कोई वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, तो आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी हो रही है तमाम अमल में, खासतौर पे जो गवर्नमेंट सिंध जिस तरह से राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही और मुझे कोई नहीं, अरबों रुपए कहते हैं कि उसका राशन बढ़ गया, मुझे अब तक कोई नहीं मिला जो कहे कि मुझे सिंध गवर्नमेंट का कोई राशन मिला है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट के जो शुरू के इक़दाम थे हमने उसकी तारीफ की और जो आज भी करेंगे उसकी भी तारीफ करेंगे, अच्छे काम करेंगे। लेकिन इस वाले काम को जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि डीसी राशन बांटेगा, नहीं बांट सकता, नहीं जा सकते। एक डीसी के इलाके में 50-50 लाख की कराची में आबादियां हैं, वो नई लोगों तक पहुंच सकता, उसको जरूरतमंदों का पता चल ही नहीं सकता। जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी मैं आपको वकालत कर रहा हूं, देखिए मेरे कोई काउंसलर या मेयर नहीं बैठा हुआ, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बात कह रहा हूं। मेरा तो एक भी काउंसलर नहीं है आज, मेरा तो कोई भी यूसी नाज़िम नहीं है, मेरे तो मुखालिफिन बैठे हैं। मुझे तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए आज के कसम माशरे के हवाले से, लेकिन फिर भी मैं मुल्क की खातिर ये बात कर रहा हूं कि इस निजाम के बगैर, ये जो आप इमदाद की भी बात करें, ये इमदाद इन्हीं यूनियन काउंसिल के जरिए नीचे जाने चाहिए। उसको पता है कि कौन जरूरतमंद है और उसके साथ जब सारी पार्टीज का एक आदमी नुमाइंदा होगा तो फिर उसको वहां पर ना करप्शन होगी और ना वहां पर कोई कंप्लेन हो पाएगी। इसके अलावा जो भी करेगा, जिस भी तरीके से करेगा, उसमें फिर इसी तरह भाई अरबों रुपए की इमदाद कहाँ चली गई, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और सवाल आपसे करना है, वो ये कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो बड़े कंसर्न है पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर के, अगर माशी पहिया बिल्कुल रुक जाता है तो गरीब जो तबका है वो मजीद पिस जाएगा। कराची के हवाले से स्पेशली आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप वहाँ के लोगों को जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं लोगों की साइकोलॉजी को भी, कि क्या मुकम्मल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, वहाँ पे ताजिर बरादरी कह रही है कि हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज, थोड़ी बहुत दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, उनको इजाजत देनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा तबका जो इनके साथ मुंसलिक है वो बहुत बुरी तरह से इस वक्त पिस रहा है। हाँ जी, मैं बिल्कुल इस वाली बात पे एग्री करता हूँ कि देखिए सिर्फ
कंप्लीट लॉकडाउन सिर्फ कह देने से ये मसले का हल नहीं है, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमें स्मार्ट लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा, और वो स्मार्ट लॉकडाउन भी उसी वक्त हो सकेगा जब आप हर इंडस्ट्री के आदमी के साथ बैठकर, हर इलाके में बैठकर, हर मस्जिद वाले के साथ बैठकर आप उसकी SOPs तय करेंगे, आप प्रोटोकॉल तय करेंगे। ये कोई भी MPA, MNA, वजीर नहीं कर सकता। इतना मैग्नीट्यूड है, इतने हजारों लोग हैं, इतने करोड़ों लोग हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। ये हर इलाके के हर इंडस्ट्रीज के हवाले से उसकी अलग अलग SOPs हैं, और ये काम आपके नीचे का आदमी कर सकता है, जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो बिल्कुल स्मार्ट लॉकडाउन होनी चाहिए, इसी से जो है हम ड्यूरेबल ये काम कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी भी, हम देखें, पिंच तो होना है, डिस्टर्ब तो होना, ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइफ कोरोना से पहले जो थी वही लाइफ चले। ये लाइफ, इसमें तो चेंज आना ही आना है, आपको कुर्बानी देनी, परेशानी उठानी है। लेकिन उस परेशानियों को मिनिमाइज कर सकते हैं हम। आज हम उस परेशानियों को मिनिमाइज नहीं कर पा रहे। तो मुस्तफा कमाल साहब, हम देखते हैं कि कराची पर बहुत ज़्यादा फोकस है सिंध हुकूमत का भी, और चूंकि हब है, बड़ी आबादी का शहर है, लेकिन सिर्फ कराची की वजह से हम देख रहे हैं पूरा इंटीरियर सिंध इग्नोर हो रहा है। वहां पर अब तो थर में जो ग़िज़ाई किल्लत है उसके केसेस भी सामने आना शुरू हो गए हैं, पानी की कमी सामने आना शुरू होगी। तो वो भी इंसान है जो रह रहे हैं, तो वहां पर तवज्जो कौन देगा अगर सारी की सारी मशीनरी सिंध हुकूमत की सिर्फ कराची को फोकस करेगी? तो भाई कहाँ मशीनरी लगी हुई है कराची के ऊपर भी? भाई जो है वो, मुझे तो कोई मशीनरी कराची पे लगी हुई नजर नहीं आ रही। और जो है वो इससे पहले भी सिंध में भी जो है वो लोग मरी रहे थे, बच्चे थर में मरी रहे थे, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं थी, एड्स फैल रहा था। तो भाई कराची में कौन सी दूध की नहरें बह गई हैं कि जो है वो हमने यहाँ पर दूध की नहरें बहा ली हैं, तो फिर वहां पर जो है काम नहीं, ऐसा नहीं है। तासुर गलत है कि कराची में सारी मशीनरी लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ कराची में। यहाँ पर क्या लगा हुआ? ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कमाल साहब, आपके टाइम का, पाकिस्तान टेलीविजन के लिए वक्त निकालने का। बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, और मेरे ख्याल है सारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको बालाए ताक रखते हुए बात की है, बड़ी एप्रोप्रिएट, क्योंकि उनका कोई कल्चर नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये बात कर रहे हैं तो ये सोचने की बात है, और ये चीज मिसिंग है, एक जो कनेक्टिविटी है ना वो मिसिंग है। और लेकिन नादिया, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना जो सीनियर लोग हैं, जैसे अभी हमने मुस्तफा कमाल साहब से भी कहा था कि रोल प्ले करें उस गैप को फिल करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, कि आप एटलीस्ट वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो आप उसको खत्म कर सकें। अथॉरिटी से बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट यकीनन अलग होगा। अच्छा, ताजिर बरादरान के जो बरादरी है उसके बड़े कंसर्न है, रिजर्वेशन है, खासतौर पर सिंध में। जमील पराचे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर इत्तेहाद के सरबराह भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमील पराचे साहब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जमील पराचे साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमील पराचे साहब, मुझे जरा जल्दी से बता दीजिएगा, मीटिंग्स, आप लोग के मुज़ाकरात चले जा रहे हैं, कोई आउटकम निकला है? किसी चीज पे कंसेंसस डेवलप हुआ है? आपकी सुनवाई हो रही है? देखिए, कहा ये सुनवाई नहीं है तो मजबूरी है जो हमने ये लिया है। जो कारोबार का उन्होंने वक्त दिया है 9 बजे से 3 बजे तक, वो भी ऑनलाइन कारोबार का कहा है कि अब ऑनलाइन कारोबार होलसेल्स में तो हो जाता है, लेकिन रिटेलर कैसे कारोबार कर सकेगा ये बताएं ना। ये तो बिल्कुल ही मजबूर कर दिया है इस वक्त दोबारा से। आपकी जो तजवीज थी, आपकी जो तजवीज थी कि 2 दिन आप एक सेक्टर को अलाउ कर दें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल मार्केट खुल जाए, फिर 2 दिन कपड़ा मार्केट या इस तरह से टेलर्स खुल जाए, उसको भी नहीं सुना गया? नहीं, वो रिफ्यूज कर दी गई ना वो सारी बातें। तो जमील पराचे साहब, आप समझते हैं कि जो इस वक्त कठिन हालात चल रहे हैं जिस तरह के, और पेंडेमिक के बाद भी पूरी दुनिया में डिक्लेयर हो चुका है, तो इस मौके पर हम ऐसी तजावीज़ें जो काबिल अमल हों, चूंकि रोजगार सबके लिए जरूरी है और सबको अपना कारोबार भी करना है, पूरी दुनिया की मैशत नीचे जा रही है, तो किसी हद तक रिलैक्सेशन और किसी हद तक अपनी जो लचक वाली तजावीज़ हैं, अगर वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें तो जरूर। देखिए, हमने तो ये कहा है कि हमें तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ हमें मार्केट्स खोलने की इजाज़त दी जाए, जिसमें हम सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे, ग्लव्स भी पहनवाएंगे, मास्क भी लगाएंगे और सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे। वॉक थ्रू गेट भी लगाए जा सकते हैं मार्केटों में, लेकिन वो बात सुनवाई होती ही नहीं है। हमने हर तरह से कोशिश कर ली। एक तरफ हमने फिर ये भी कहा उनसे कि हमें घर बिठा दें आप। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं। हाँ, हमने ये कहा आप ऐसा करें, घर बिठा दें, कर्फ्यू लगा दें, लेकिन हमें आसान असात पर कोई कर्जी दिला दें कि हम अपने घरों के गुजारे कर सकें, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें।
تو جس پر ابھی تک تو وہ بات کی جاتی ہے کہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات بنی نہیں۔ اچھا زرین فراچی صاحب، کیونکہ کراچی کی اگر میں بات کروں تو کراچی اکنامک ہب ہے، اگر کراچی بند ہو جاتا ہے تو پورا ملک بند ہو جاتا ہے۔ کراچی میں صنعتی پہیہ رک جاتا ہے یا معاشی پہیہ رک جاتا ہے تو پورے ملک اس سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم جو ہیں وہ اس بات سے قطعی متفق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ صنعتی پہیہ یا معاشی پہیہ رکنا نہیں چاہیے۔ تو اس میں آئی ہوپ کہ فیڈرل لیول گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کوئی رول پلے کرے، کوئی انٹروین کرے، لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ جو تاجر اتحاد ہیں ان کے ساتھ منسلک ہے، اور خاص طور پہ جو دکانیں، چھوٹے چھوٹے سٹورز، جو بھی چیزیں ہیں ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ لیکن 6 لاکھ دکانیں ہیں کراچی کے اندر، 6 لاکھ شٹر ہیں، اس کے بعد جو 20 سے 25 لاکھ جس میں ملازمین کام کرتے ہیں، یہ تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تنخواہیں اگر نہیں ملیں گی تو وہ ظاہر ہے روڈوں پہ ہی آئیں گے، انہوں نے کہاں جانا ہے، وہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں۔ اب پچھلے مہینے کی تنخواہ ہم نے بڑی مشکل سے دیے، اس مہینے پھر پہلی کو ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم کس طرح سے پیسے دے پائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو جمیل پراڑ صاحب، آلٹرنیٹ لائے عمل کیا ہے؟ اگر سندھ حکومت نہیں سن رہی تو آلٹرنیٹ لائے عمل کیا اختیار کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک سے کوئی پالیسی بنوا کے بلا سودی قرضے دے دیں۔ یہ تاجر جو ہے بینکوں سے جس کی ٹرانزیکشن جس طرح کی ہے اس ٹرانزیکشن کے حساب سے قرضے دے دیں، وہ واپس ہو جائیں گے قرضے آپ کے، لیکن اس وقت کے حالات میں یہ لوگ کچھ اپنا اسٹرگل کر سکیں گے۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں وفاق کی طرف کہ وفاق اس میں انٹروین کرے، یا گورنر سندھ سے آپ کوئی بات کریں؟ اگر سندھ گورنمنٹ کے لیول پر آپ کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا تو کوئی امکانات ہے کہ آپ گورنر صاحب سے رابطہ کریں؟ گورنر صاحب سے بھی بات کر چکے ہیں، گورنر صاحب بھی صرف تسلیاں دلاتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کے معاملے پہ کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں کے معاملات کو غور سے دیکھا جائے۔ میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اب جو ہے ہماری صرف ایک نگاہ ہے، وہ نگاہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف پہ، وہ اس میں مداخلت کریں اور خطارہ کراچی کی معیشت کو بچا لیں۔ یہاں بھوک سڑکوں پہ ناچنے لگی ہے، لوگ گھروں میں فاقوں سے مر رہے ہیں، اب فاقے زدہ ہو گئے ہیں لوگ، اب وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ جو ایک چھوٹا تاجر ہے اس کے بعد اتنا سرمایہ نہیں ہوتا جو مہینہ 1.5 مہینہ اپنے گھر پہ ہی گزار لے، اسے تو روزانہ پیسہ لانا ہے، روز کمانا ہے، روز ہے نا اپنے گھر کو اسٹیبل کرنا ہے۔ جمیل پراڑ صاحب، اسی بات پر وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھوک سے بھی لڑنا ہے اور ہمیں کورونا سے بھی بچنا ہے، تو اسی لیے معیشت کو جزوی طور پر بحال رکھا ہے۔ تو اب جس طرح کی پینڈیمک کی صورتحال ہے، پوری دنیا کی معیشت تو ایسی ہی کنڈیشن سے دوچار ہے، تو جو SOPs جاری کیے گئے ہیں اگر ان کو فالو کرتے ہوئے آپ یقین دہانی کروا دیں، کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ جو ابھی نادیہ کہہ رہی ہے کہ 2 دن کے لیے کوئی انڈسٹری اور دوسرے دن کے لیے کوئی اور چیز ہے۔ جی ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہماری SOPs جو آپ دیں گے اگر اس کی خلاف ورزی ہماری دکان سیل کر دیں۔ ٹھیک ہے، اتنی اسٹرکٹلی ہم نے بات کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ صرف اپنے اپنے آرڈرز دیے جا رہے ہیں، اور جناب یہ سمجھ لیں کہ کراچی اور سندھ میں جو بات ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ کل سے پنجاب میں بھی کاروبار کھل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بس جمیل پراڑ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی 6 سے 7 لاکھ لوگ اگر کاروبار سے وابستہ ہیں، مارکیٹ سے ڈائریکٹ ریٹیل سے وابستہ ہیں، وہ جو ان کی کام کر رہے ہیں ایگزیکٹلی۔ تو یہاں بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ جہاں مسائل ہیں وہاں اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کا اثر کب نظر آئے گا اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اور وقت ہمیں گین کرنا ہوگا۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کا نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک زونگ 4G لایا میگا ڈیٹا آفر۔ اب پورا ہفتہ رات 1 سے صبح 9 بجے تک کریں 50 GB کے لگاتار ڈاؤن لوڈ۔ ابھی *808# ملائیں اور 100 روپے کے لوڈ میں پورا ہفتہ تیز ترین ڈاؤن لوڈ کے مزے اڑائیں۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ ہم سب کو مل کر لڑنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب کی جانب سے ابتدائی تشخیصی یونٹس برائے کورونا وائرس کا قیام، محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے محکمہ بہبود آبادی کے مستند ڈاکٹرز اور اسٹاف کی زیر نگرانی شہریوں میں کورونا وائرس کی بنیادی علامات کی تشخیص، مشتبہ مریضوں کو مفت ابتدائی طبی امداد کی فراہمی، عوام الناس کو کورونا وائرس کے بارے میں آگاہی، سماجی فاصلہ رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب۔ زونگ 4G کی ہر 200 روپے یا زائد کے ریچارج میں پائیں 1 GB ڈیٹا بالکل فری۔
ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zone 4G। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस की वबा और जुज़वी लॉकडाउन में बिजनेस और इंडस्ट्री की मावनत, आम आदमी के माशी तहफ़्फ़ुज़ और बेरोजगारी की रोकथाम के लिए मौजूदा माली साल 2019-20 के दौरान 18 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स रिलीफ पैकेज, जिसके तहत डॉक्टर्स, निजी अस्पतालों, मैरिज हॉल, लॉन्ड्री, ब्यूटी सैलून और मुख्तलिफ शुबाजात पर पंजाब सेल्स टैक्स 16% से कम करके 0% कर दिया है। शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर आयद स्टैंप ड्यूटी और दीगर टैक्सेस की शरह 6% से कम करके 2% कर दी है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में टैक्स की शरह 0.9 से कम करके 0% कर दी है। प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स 3 माह के लिए माफ। बिजली के बिलों पर आयद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 3 माह के लिए माफ। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पंजाब है आपके साथ। हुकूमत पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम का आगाज। अवाम कोरोना लॉकडाउन के दौरान घर पर रहें और डेंगू मच्छर की अफजाइश नामुमकिन बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पानी के बर्तन और टैंकी को ढांप कर रखें। काट कबाड़ और पुराने टायर फौरी तल्फ कर दें। गमलों और क्यारियों में बिला जरूरत पानी खड़ा न होने दें। फ्रिज की ट्रे को बाकायदगी से खुश्क और साफ करें। हुकूमत पंजाब। Zone 4G की हर 200 रुपए या ज़ायद की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zone 4G। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zone 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड। अभी *808# मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड के मजे उड़ाएं। आज हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की शक्ल में एक गैर मामूली चैलेंज का सामना है। इस कौमी मसले से लड़ने के लिए शौकत खानम अस्पताल ने भी खातिर ख्वाह इक़दाम किए हैं, जिनमें सेहत की खिदमात फराहम करने वाले अफराद और इदारों की ट्रेनिंग, कोरोना वायरस का मुफ्त टेस्ट और इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को दें ताकि हम बीनती जानें बचा सकें। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व अतिया देने के लिए अभी कॉल करें। Zone 4G दे रहा है अपने तमाम कस्टमर्स को Zone मिनट रोजाना सिर्फ 2 रुपए बाशमुल टैक्स में। अभी *45# मिलाएं और रहें ऑलवेज कनेक्टेड। Zone 4G। Zone 4G की हर 200 रुपए या ज़ायद की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zone 4G। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस की वबा और जुज़वी लॉकडाउन में बिजनेस और इंडस्ट्री की मामलत, आम आदमी के माशी तहफ़्फ़ुज़ और बेरोजगारी की रोकथाम के लिए मौजूदा माली साल 2019-20 के दौरान 18 अरब रुपए से जायद का टैक्स रिलीफ पैकेज, जिसके तहत डॉक्टर्स, निजी अस्पतालों, मैरिज हॉल, लॉन्ड्री, ब्यूटी सैलून और मुख्तलिफ शुबाजात पर पंजाब सेल्स टैक्स 16% से कम करके 0% कर दिया है। शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद स्टैंप ड्यूटी और दीगर टैक्सेस की शरह 6% से कम करके 2% कर दी है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में टैक्स की शरह 0.9 से कम करके 0% कर दी है। प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स 3 माह के लिए माफ। बिजली के बिलों पर आयद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 3 माह के लिए माफ। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पंजाब है आपके साथ। हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारी नशियात मेरा घर मेरी जन्नत। और बात कर रहे थे कुछ इंडस्ट्री के हवाले से। कराची के ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात इस कदर बढ़ गए हैं कि 1 महीने की तनख्वाह उन्होंने दे दी है। जमील परादर साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अब चूंकि यकम आ रही है और रमज़ान का महीना भी है, तो जो हालात इस वक्त हैं खासतौर पर उन लोगों के जो कि दुकानदार हैं, डायरेक्टली वाबस्ता हैं तजारत से, लेकिन उनके साथ 25 लाख से ज़्यादा वो लोग भी वाबस्ता हैं जो उनके यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान पर काम करते हैं, तो वो लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। तो तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान ये फिक्र बनता है। 30 मिलियन लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। और पार्सली खत्म करने के लिए, बिजनेस रीओपन करने के लिए जो तजावीज़ दी थी वो भी सिंध हुकूमत ने उनको तस्लीम नहीं किया और सख्त गिर लॉकडाउन के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो अपर टियर से में खबरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके बाद जो होती है चीजें उनको बात करेंगे। चौधरी साहब मौजूद है, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, जरा बताइएगा कि इस वक्त जो खासतौर पर जो रेलिवेंट है आपकी मिनिस्ट्री से भी, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ हर दफा आप कुछ न कुछ बता रहे होते हैं, टेस्ट किट्स के हवाले से, उसके बाद वेंटिलेटर्स के हवाले से, क्या चीजें सामने आई हैं, कितनी आप लोगों ने कामयाबियां हासिल कर ली हैं और कितना हम इंडिपेंडेंटली डिपेंड कर सकते हैं अपनी खुद चीजों पर। लेकिन हम आज से 26 फरवरी को हमें डेथ का रिपोर्ट हुआ है कोरोना वायरस से। अमेरिका में भी उसी दिन जो ये डेथ का केस है ये रिपोर्ट। अब आप देखिए कि चंद हफ्तों में 26 फरवरी से लेकर अब तक हार्डली 6-8 हफ्ते हुए हैं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं बता रहा था। हम अपने मास्क जो है वो चाइना से, बाकी पूरी दुनिया भी चाइना से मंगा रही थी, हम भी चाइना से मंगा रहे थे। हम अपना जो हमारे जो डॉक्टर जो लिबास पहनते हैं, पीपी किट जिसको कहते हैं, वो भी हम चाइना से मंगा रहे थे, दस्ताने भी चाइना से मंगा रहे थे, हमारी जो शील्ड है वो भी सारी जो है वो बाहर से आ रही थी।
6 हफ्तों में आप देखिए कि हम लोग हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम तकरीबन 80% मर्चेंडाइज हम अब अपना बना रहे हैं। हमने जो पीपी ड्रेसेज हैं वो हमने अपने बना लिए हैं। N95 मास्क जो है वो अब हमारे इस हफ्ते प्रोडक्शन में जो है वो आ जाएगा। पहला बैच जो 20,000 का एनडीएम में को डिलीवर हो जाएगा। हमने अपनी जो है वो किट्स बना ली हैं। हमारे जो वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट्स हैं वो लाइसेंसिंग के आखिरी मरहले में है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान में 6-8 हफ्ते में जो हमारे तमाम जो कंसर्न्ड लोग हैं उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अपनी कारकर्दगी दिखाई। चौधरी साहब, तो जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो जो पहले कदरे कम थी और फिर टारगेट ये था कि ग्रेजुअली इसको इंक्रीज किया जाएगा, तो जो पाकिस्तानी केस अब बनी है, जो आपकी मिनिस्ट्री के थ्रू जो चीजें हो गई हैं, तो कितना उससे मदद मिल रही है टेस्टिंग कैपेसिटी को, या अब तक मदद मिली है टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में, बढ़ने में? नहीं, हमारी टेस्टिंग केस को देखें ना, अभी तो उसकी प्रोडक्शन में नहीं आई ना, बिकॉज उनकी अभी लाइसेंसिंग नहीं है। लाइसेंसिंग के मरहले में है। आपके पास जो ही लाइसेंसिंग मुकम्मल होगी फिर वो उसमें आएगी। लेकिन आप अगर हम आप वैसे टेस्टिंग किट्स की बात करें तो हमने तकरीबन अब कैपेसिटी काफी बढ़ा दी है। 20-25 हज़ार टेस्ट अब हम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कब तक ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, ये प्रोसीजर कब तक आप लाइसेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उम्मीद है कि अगले 5 से 7 दिनों में मुकम्मल। ठीक है। फवाद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते एक तो मुबारकबाद आपको पेश करते हैं कि वजारत साइंस ने जो कैलेंडर जारी किया था वो बड़ा एक्यूरेट रहा। इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं तो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किरदार मजीद बढ़ जाएगा। कैसे देखते हैं इन जिम्मेदारियों को आने वाले वक्त के हिसाब से, खासतौर पर इस पैंडेमिक के बाद जब मईशत, जिंदगी और साइंस का किरदार तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो देखें आके हुकूमत ने 600% में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कितनी सीरियसनेस है ऑन दिस सब्जेक्ट। और ये हमने तो वैसे पहले हम कमाल कर रहे थे कि आप देखिए परवेज मुशर्रफ साहब ने 2007 में जो उनका साल था तो हम 67% अपने जीडीपी का साइंस टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहे थे। और उसके बाद की 10 साल की हुकूमतों में पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क था जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जिसका खर्च आधा रह गया, यानी 0.24% पे हम आ गए खर्च के एतबार से। तो आप प्रायोरिटीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बड़ा इंफोसिस किया है। और देखिए, अगर आपने दुनिया में आगे जाना है तो फिर जाहिर है साइंस और टेक्नोलॉजी बगैर और कौन सा रास्ता है? यही रास्ता। हमारा तो मजहब हमें कहता है कि इल्म हासिल करो, तहकीक करो, और हमें तो उससे ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस कोरोना टाइम के हवाले से बात कर लेती हूँ। उम्मीद है कि शायद आप इसमें कोई रोल प्ले कर सकें। चौधरी साहब, बड़ा कंफ्यूजन है वफाक के लेवल पर, सिंध गवर्नमेंट के लेवल पर, सूबों को लेकर एक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी हम नहीं बना सके हैं। जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट खासतौर पर सिंध में अगर वो एक्टिव है, उसको मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सिंध वाले ताजिर बरादरी बहुत ज्यादा परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी BBC वर्ल्ड पर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि वफाक ताउन नहीं कर रहा। तो इसका वे आउट क्या करें? मतलब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की तरफ आपको नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए? देखिए, मैं तो वैसे आपकी बात से एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में तो जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमने कोरोना वायरस का मुकाबला किया है वो बाकी दुनिया से तो बहुत बेहतर है। मैंने आपको जिस तरह से मिसाल दी कि 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में आया था, उसी दिन पहला केस अमेरिका में आया था। अब आप देखें कि अमेरिका कहाँ खड़ा है, यूरोप कहाँ पे है और हम कहाँ हैं। मेरा ये ख्याल है ये जो बाकी चीजें हैं ना कि बिल्कुल एक ओपिनियन होनी चाहिए, ये ऐसा जमहूरियतों में बड़ा मुश्किल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी राय को आगे लेके चलेंगे और फिर ये फैसले भी बड़े मुश्किल हैं। ये रोजाना के फैसले हैं, रोजाना आपने देखना है कहाँ पे क्या आपने चीज देखिए ना। मतलब लॉकडाउन, कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन मुकम्मल होना चाहिए, उनका ख्याल है इस तरह से हेल्थ बचेगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी तो अपनी मईशत का भट्टा बैठा लेंगे। लिहाजा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जिस तरह से व्यू है कि नहीं आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, और बाकी दुनिया भी आप उस तरफ आ रही है। टू बी फेयर विद प्राइम मिनिस्टर, ये उनका एनालिसिस
उस वक्त था जब और किसी का नहीं था, और इवन पार्टी में लोग सोचते थे कि कहीं ये इसमें हेल्प ना आ जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू में ये एक स्ट्रक्चर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर में हम चल सकते हैं, वरना यहाँ पे बहुत नुकसान होगा, और अब बाकी दुनिया उनके साथ कन्विंस हो रही है। बाकी ये देखिए, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो अपना पॉलिटिकल एक रखेंगे एंगल, वफाक में जो है वो PTI की हुकूमत है, हमारी पार्टी अलहदा सोच है, पीपल्स पार्टी की अलहदा। बट अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो मेरा ख्याल है कंप्लीट सिनर्जी है इस वक्त। आप क्या समझते हैं, आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस या पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी साइड पे रख दें, डॉक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। पहले सिंध के डॉक्टर्स ने कहा कि देयर शुड बी अ कंप्लीट लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और उसके बाद लाहौर के डॉक्टर्स ने भी कहा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये डॉक्टर्स ने ये कहा, और उसी दिन आपने देखा ताजरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन खोलें, इस तरह तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि खोलें। तो गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने तमाम सेक्टर्स को साथ लेके चलना होता है, देख के चलना होता है, और यही कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से हमारी जो हेल्थ का जो हमारा इस पेंडेमिक के नतीजे में आया है वो भी जरा वो भी रुके और हमारी मईशत का पहिया भी चलता रहे। ये सारी एक्सरसाइज जो है इसका मकसद ही है। फवाद चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि वजारत साइंस हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम ही होता है कि वो फ्यूचर को देखते हुए पॉलिसीज या फिर अपने प्लान्स तरतीब देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें अपने कौन कौन से शोबे हैं जिनको मजीद स्ट्रेंथन करना है? अभी कंस्ट्रक्शन को तो इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, ज़राअत के हवाले से वजारत साइंस और हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर आने वाले दिनों में इस पैंडेमिक को जैसे ही ओवर होता है उसके लिए वजारत साइंस कोऑर्डिनेशन कर रही है? नहीं, देखिए, ये फ्यूचर तो जाहिर है ही टेक्नोलॉजी का। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, इसमें मीडिया के ऊपर भी अगर आप, मैं हमेशा ये तवज्जो दिलाता रहा हूँ कि ये मॉडल्स कितनी तेजी से तब्दील होंगे। ये तो अब हम जो ऑनलाइन की तरफ इस पेंडेमिक की वजह से थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अदरवाइज 5G टेक्नोलॉजी वुड हैव बीन द सेम रेवोल्यूशन। जिस दिन 5G टेक्नोलॉजी आपको दुनिया में आएगी वो उतना ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा जितना इंटरनेट खुद है, और उसके नतीजे में ड्राइवरलेस कार्स आएंगी। हम उसके बाद आपकी जो एग्रीकल्चर है, आपकी जो सनत है, वो मुकम्मल तब्दील होगी, मीडिया मुकम्मल तब्दील होगा, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कर रहा, ये अगले 8-10 सालों में दुनिया ने एक और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से गुजरना है और हमें उसके लिए तैयारी अपनी पकड़नी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मौजूद है। बड़ी अहम गुफ्तगू इस हवाले से हुई कि जो इस वक्त किरदार अदा करने की बात हो रही है, जिसमें बात करते ताजरों के मसाइल हैं, इंडस्ट्री की बात है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी सतह पर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, जिस तरह की हमारी मैशत हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते, ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन ही। उसके साथ साथ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात भी की है कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता, और शायद यही वजह है कि हम बार बार ये बात तो कर रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हैं, देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज नो कंसेंसस, मगर फिर वही वाली बात भी है कि बहरहाल हर सूबे में पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, खासतौर पर सिंध और वफाक की अगर हम बात करके देख लें तो उनका अपना कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है कि हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद ये बात की थी कि सियासत फिर कभी करेंगे, अभी ये टाइम नहीं है सियासत करने का। और देखा जाए तो CM सिंध ने भी ये बात की थी, लेकिन बहरहाल उस पर अमल दरामद सिंध की हद तक किस तरह हो रहा है, क्योंकि जो BBC वर्ल्ड को जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो इंटरव्यू दिया है तो एक आम तासुर यही है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप उसके वफाक पे इल्जाम लगाएं और फिर वफाक की आप बातें करें। वो शिकायत लगाने वाला जो एक अंदाज होता है वो इस लेवल पे कंडेम ही किया गया। तो नादिया, आप देखिए ना, अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी मईशत है, उन्होंने इसका कुछ अपने लिए तैयार रखा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो नाज़रीन, हमारी नशियात मेरा घर मेरी जन्नत, रिजवान अली अहमद और नादिया मिर्जा आपके साथ थे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज आपके लिए खुसूसी तौर पर आपके लिए नमाज तरावी की नशियात का इनेकाद किया है। आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो नमाज तरावी का बाकायदा तौर पर एहतमाम है, तो ये बात भी है कि जी आपने बेहतर तो ये कि आप तरावी घर पे पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट है। तमाम SOPs को फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब एक बहुत बड़ी तादाद मसाजिद में एंटर हो जाएगी तो वो जो SOPs आपने फॉलो करने हैं, उन पर अमल दरामद करना है, वो शायद आप नहीं कर सकेंगे। तो कम से कम आप उसका, जो इंसान जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी अपने ओन पर महसूस करके ये सोचे कि अगर हम उस SOP को फॉलो नहीं कर सके और आपकी वजह से
कोई और इसका नुकसान किसी और को हो और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम उलमा जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए तमाम उलमा ने इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म से इत्तेफाक राय किया है और सदर ममलिकत की सरबराही में इजलास हुआ और उसमें जितने भी नुकात थे आपके मजहबी पहलू से, शरई पहलू से, आपके अकायद के हवाले से, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मसाजिद, इमाम बारगाहें और इबादतगाहें जितने भी हैं उनके लिए SOPs तरतीब दिए गए ताकि हम अपनी मसाजिद को खुला रखें, हम अपनी इबादतगाहों को खुला रखें। ऐसा ना तासुर जाए कि टारगेट किया जा रहा है और वज़ीर आज़म ने उसका वाशराफ अल्फाज में इजहार किया कि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि अगर नमाजियों के ऊपर पुलिस क्रैकडाउन करेगी या मसाजिद को जबरदस्ती हम बंद करवाएंगे। तो मसाजिद तो वैसे भी और इबादतगाहें जो हैं वो अमन की पनाह, अमन की जगह होती हैं, अमानगाह होती है और वहां पर अगर आप बीमारी के फैलाव के हवाले से जो उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं उनको खातिर में लाते हुए अगर आप नमाज अदा करते हैं, अपने मजहबी फराइज सर अंजाम देते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वही बात के 50 बरस से ज्यादा उम्र के लोग उनको मस्जिद नहीं जाना होगा, उनके लिए पाबंदी है और नाबालिग बच्चे वो उनको मस्जिद में नहीं जाने दिया जाएगा, जबकि वो लोग जो बीमार हैं, नजला जुकाम, खांसी या फिर बुखार है, उन्हें मस्जिद जाने का, मस्जिद में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो हम अपने लोगों को जानते हैं, लोग बड़े जज्बाती हैं, लोग चाहते हैं कि नहीं हम जो हमारे फराइज की अदायगी है, जो हमारे नवाफिल की अदायगी है, जो सुन्नतों की अदायगी है वो हम मसाजिद में ही जाके करें। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचें कि ये सिर्फ मामला पाकिस्तान का नहीं है, जो एक अजीब अजीब से लोग मैसेजेस इधर हो जाते हैं जी कोई साजिश हो रही है, कोई एंटी इस्लाम, एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज करवा रहा है, तो अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मेरा ख्याल है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम से जिंदा और पाबंदा रहेगा। दूसरी बात, आप छोड़ देना, आप दूसरे ममालिक को भी छोड़ दें, आप पूरी दुनिया को भी छोड़ दें। आप देख लीजिए मक्का की मसाजिद का हाल, आप देख लीजिए मदीने की मसाजिद का हाल, आप हरम शरीफ की वो तस्वीर देख लें। कल आज वहाँ पर पहली रमजान थी, लेकिन सिर्फ पूरा खाली है, लोग वहाँ पर नहीं दोबारा से कर रहे। और पिछले रमजानों की आप तस्वीर और विजुअल्स उठा के देख लीजिए, तो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वबा है जिसका सामना पूरी दुनिया को है। तो एहतियाती तदाबीर फॉलो करने में जहाँ हरम शरीफ पर भी ये तमाम वो पाबंदियां जो कि आम उसमें लगाई जा रही हैं, तो जब वहाँ पर ये चीजें फॉलो हो सकती हैं तो फिर हमारी मसाजिद में क्यों फॉलो नहीं हो सकती? और नादिया, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब, अगर हम मशरिक वस्ता की बात करें, अपने दोस्त ममालिक की बात करें, हमसायों की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां पर जो लॉकडाउन की सूरत हाल रही उसके ऊपर जो हुकूमतों ने लोगों से अपील की कि वो घरों में रहें, अपने आप को महदूद कर लें, हिफाजत कर लें। बहुत सारे ममालिक में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने कर्फ्यू की नौबत नहीं आने दी, लेकिन वहां पर अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारे ममालिक में कल से पार्शली वो लॉकडाउन का सिलसिला खत्म हो रहा है और किस वक्त के लिए, मखसूस वक्त के लिए लोगों को इजाजत होगी घरों से बाहर आने की भी, खरीदारी करने की भी और खाने पीने की अशिया भी फराहम होंगी। लेकिन हमारा जो वक्त है, जो हमारा पहला केस रिपोर्ट हुआ उसमें और उन ममालिक में पहला केस रिपोर्ट होने में बहुत जो डिफरेंस है, वो टाइम फ्रेम जिसके हवाले से अभी तक हमारी क़यादत भी ये कह रही है, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मई का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता 20 मई तक हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं अगर हमने कोई बद एहतियाती की। और आज तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस हवाले से कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अगर थोड़े से भी पाकिस्तान एहतियात से हटा और वो इक़दाम जो अभी तक किए हैं उनसे सरफे नजर किया तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे और 2 लाख तक इन लोगों की तादाद बढ़ सकती है। तो किससे मुतासिर हो सकते हैं? बात है कि अब तक जो भी इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको WHO की जाने से भी सराहा गया है कि पाकिस्तान ने बर वक्त इक़दाम किए और ये इक़दाम सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती थी अगर उसको अवाम का यानी आपका ताउन हासिल नहीं होता। तो ताउन इस वक्त कम करने की नहीं, ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रूशल है। एक सिंपल सा मैथ्स है, उसको समझने की जरूरत है कि अगर एक शख्स को कोरोना है तो वो अपने से 2 लोगों को 3 लोगों को लगा सकता है, लेकिन जहां पर जो फिगर है वो 10,000 क्रॉस कर गया। अगर एक 3 को लगा रहा है, 10,000 भी उसी हिसाब से लगा रहे हैं तो किस तेजी से ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक सिंपल मैथ्स है, मेरे ख्याल इसमें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जहां इतना ताउन किया है तो फिर लोग इसको अब इजी ले रहे हैं कि नहीं जी इतना नहीं हुआ, अब थोड़ा सा बाहर देख ले, निकल लेते हैं। देख रहे हैं हम कि ट्रैफिक चल रहा है, लोगों ने गाड़ियां बाहर निकाली हैं, लोगों ने अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। तो मुझे ये लगता है और हमें जो बताया गया है, जो हमने सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कि इस वक्त तो और ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो जिस वक्त आप ये सोचते हैं ना कि अब जो आपका दुश्मन
दुश्मन है वो आप पर उस तरह से हावी नहीं होगा और फिर आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, तो ये इस रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। इस वक्त टाइम है कि मजीद हुकूमती पॉलिसीज को फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, सेफ्टी मेजर्स लें। थोड़ा सा टाइम और है, मेरा ख्याल है हार्डली 20 से 25 दिन। आज असद जो हमारे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, उन्होंने कहा है कि अगर हम इन्हीं मेजर्स के ऊपर रहते हैं तो हम ईद के मौके पर लॉकडाउन में काफी हद तक नरमी करने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर हमने अभी से ये डिमांड करना शुरू कर दिया और बाद एहतियाती शुरू कर दी तो हमें ईद पर इससे ज़रा मजीद सख्त पाबंदियां ना लगानी पड़ जाएं। तो इसीलिए हमें एहतियात करना है कि रमजान मुबारक तो वैसे रहमत व बरकतों का महीना है और इसमें सब लोगों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, घरों में वक्त गुजारें, ताकि रोजे के अदब और इसमें आप जो वक्त है वो सिर्फ अल्लाह ताला को याद करने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ने में आप अपना वक्त जरूर सर्फ करें। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयात मुबारका से बड़ा वाज़ेह है कि जब भी वबाई सूरत हाल होती है या फिर तूफान आता है, बारिश आती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद की बजाय घरों में नमाज पढ़ने को तरजीह दी और इस हवाले से सहाबा से भी कहा कि वो घरों में ही नमाज अदा करें, चाहे वो नफली इबादत हों, वो फर्जी इबादत हों, तो आप घरों में रहना और जो इंसानी जान है दिस इज एन आइडियल टाइम, अब वो प्रैक्टिस कर सके। मैक्सिमम टाइम मिल रहा है इबादत के लिए। असद उमर की आपने बात की, असद उमर साहब ने आज 9 मई तक इस लॉकडाउन को जो है वो एक्सटेंड भी किया है। कुछ शॉप्स में रिलैक्सेशन भी दी है, कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत खरीदारी आप कर भी सकते हैं। वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है। जी जी, ऑनलाइन खरीदारी हो सकती है और इसके साथ साथ जितने भी आपके कारोबार हैं वो चल सकते हैं अगर आप ऑनलाइन रहते हुए कर सकते हैं। और जैसे अभी हम फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे कि अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब आप घर बैठे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची, लाहौर, बहुत सारे जिलों और तहसीली जगहों पर ये जो चीज मस्जिद में हमें जाना है जहाँ के पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के तवज्जो से वहाँ पर तरावी अदा की जा रही है। नाज़रीन, आपको बता चले कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपके लिए माह रमज़ान में तरावी नशरियात लेकर आया है। खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम किया गया है फैसल मस्जिद में होने वाली तरावी के हवाले से, वहाँ पर अदा की जाने वाली नमाज तरावी के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको वो बराह रास्त नशर करेगा ताकि आप घरों में रहते हुए तिलावत कलाम पाक का सुन सकें और सआदत भी हासिल कर सकें। और अपनी तरावी अगर आप अदा करना चाहते हैं तो आप तरावी भी अदा करें। इस हवाले से भी बहुत सारे शरई पहलू हैं जिनके हवाले से हम अपने आने वाले ट्रांसमिशन में ही बात करेंगे। हम पहले भी कर चुके हैं ये बात और आने वाले दिनों में मजीद हम इसको वाज़ेह करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, थोड़ा मुश्किल है रमजान, थोड़ा मुख्तलिफ है रमजान, लेकिन हर चीज में से पॉजिटिविटी अगर आप निकालेंगे तो आप ये सोचें कि आपको इस माह रमजान में जिसमें इबादत का कई गुना ज्यादा सवाब मिलता है और हम अफरा तफरी में पड़े रहते हैं, ये शॉपिंग कर ले, वो ले आए, आखिरी वक्त तक ये कर ले। तो इस वक्त तो सबसे आइडियल टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है।